गरीब बाप ने की बर्फ के लहंगे में 5 बेटियों की विदाई। मदन एक बहुत गरीब आदमी था और उसकी 5 बेटियां थी। मदन दर्जी का काम किया करता था। सिलाई करके वो कुछ पैसे कमा लिया करता था और उन्हीं से वो अपनी 5 बेटियों को खाना खिलाया करता था। वो सिर्फ दिन भर में इतना ही कमा पाता था जितने की उन्हें जरूरत थी। लेकिन अब मदन की 5 बेटियां शादी के लायक हो गई थी और अब मदन को उनकी शादी की बहुत चिंता होती है। एक दिन वो सिलाई करता हुआ रोते हुए अपनी पत्नी दुर्गेश्वरी को याद कर रहा होता है। दुर्गेश्वरी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश कि तुम आज मेरे साथ होती तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस कि तुम मेरे साथ नहीं हो। कुछ वक्त पहले ही दुर्गेश्वरी मदन और उसकी 5 बेटियों का साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद मदन ने सिलाई करके अपनी 5 बेटियों को बड़ा किया था। वहीं मदन की 5 बेटियां गांव में एक जगह एक लाइन में खड़ी होती हैं, जहां फ्री में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा मिल रहा होता है। बहुत देर लाइन में लगने के बाद भी उन बेचारी को एक गिलास रूह अफ़ज़ा मिल ही नहीं पाता। इसे मैंने लिया है, लाओ मुझे दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता है कितनी देर से हम लोग लाइन में लगे हैं? इसको तो मैं ही ले लूंगी और इस पर मेरा ही हक है, ये मैं ही पीऊंगी। अरे नहीं दीदी, ये मैं पीऊंगी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, जल्दी से दे दो। वो 5 आपस में रूह अफ़ज़ा के लिए लड़ते हुए घर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देख मदन अपनी 5 बेटियों से कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मिल बांट कर चीजों को खाया पिया करो, लेकिन तुम 5 को कभी मेरी बात कोई समझ ही नहीं आती। मैं भी इन्हें कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये सुन ही नहीं रही। हम 5 को ही बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आपको तो पता है ना पिताजी, हमारे घर में एक फ्रिज भी नहीं है जो हम ठंडा पानी पी सके। पिताजी, आप हमारे लिए एक छोटा सा फ्रिज क्यों नहीं लेकर आ जाते? मदन अपनी बेटियों की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वो इसी के चलते अपनी बेटियों की बात को घुमा फिरा कर कहता है, बिटिया, ये फ्रिज क्या ही करोगी लेकर? देखो, ये सब तो मोह माया है, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मटके का एकदम फ्रेश और ताजा पानी पियो, इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। अपने पिता की बात सुनने के बाद उसकी 5 बेटियां उदास होकर वहां से चली जाती हैं। ये देख मदन को बहुत बुरा लगता है। सिलाई करने के बाद वो उन कपड़ों को देने कस्टमर के घर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक बहुत ही जंगली आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक तोता होता है। हे भगवान, ये इस तोते को लेकर कहाँ जा रहा है? कितना प्यारा और सुंदर तोता है ये। मदन उस आदमी का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते मदन जंगल में गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर वो आदमी उस तोते को मारकर खाने वाला होता है। लेकिन तभी मदन पीछे से आता है और उसके सर पर एक डंडा मार देता है। उसके चलते वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। अच्छा हुआ सिर्फ बेहोश हुआ है, अब मैं इस बेचारे बेजुबान जानवर की जान बचा लूंगा। पता नहीं क्यों लोग जानवरों को मार कर खाते हैं। मदन ऐसा कहकर उसके पिंजरे को खोल देता है। उसके अंदर से वो तोता निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो तोता एक बहुत सुंदर परी में बदल जाता है। परी को देखकर मदन हैरान रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी 5 बेटियां ठंडा पानी पीने के लालच में अपनी मौसी के घर पहुंच जाती हैं। मौसी, हम 5 को बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? वो 5 बहनें रोजाना ठंडा पानी पीने के लिए वहां पहुंच जाया करती थी, जिसकी वजह से माया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन 5 बहनों से कहती है, अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम्हारा पिता पूरे दिन दर्जी का काम करता है, कपड़े सिलता है, उसके बाद भी क्या तुम्हारे लिए एक फ्रिज नहीं ला सकता? हर रोज तुम 5 बहनें यहाँ मुंह उठाकर आ जाती हो। अरे शर्म करो, कितनी बार मैंने तुमको बोला है कि ये फ्रिज हम अपनी सुविधा के लिए लेकर आए हैं, ना कि समाज सेवा के लिए। अपनी मौसी की ऐसी बात सुनकर और 5 की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो 5 बहन वहां से चुपचाप घर पहुंच जाती हैं। तो वहीं मदन परी से पूछता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मैं अपनी आंखों के सामने एक हकीकत की परी को देख रहा हूँ। लेकिन परी, तुम इस आदमी के कब्जे में कैसे आई? दरअसल इस आदमी ने मुझे इस तोते के रूप में पकड़ लिया था और तब से ये आदमी मुझे खाने की सोच रहा था। ये सुनकर मदन को बड़ी ही हैरानियत होती है। तभी परी कहती है, खैर ये सब छोड़ो, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और चाहो तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद करूँ? मेरी 5 बेटियां हैं और इन 5 के लिए मैं फ्रिज नहीं खरीद पा रहा हूँ। वो ठंडा पानी पीने के लिए भी दूसरों के घर जाती है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से मुझे उनकी शादी के लिए 5 लहंगे भी चाहिए। तो
अच्छा, तुम्हारी दो परेशानियां हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोनों परेशानियों का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जादुई परी मदन को 5 जादुई बर्फ के लहंगे देती है और साथ में एक लाल कलर की पोटली देती है जिसमें कुछ बीज होते हैं। ये एक जादू की पोटली है और इसके अंदर जादुई बीज हैं। जब भी तुम्हें कोई चीज बर्फ की बनानी हो तो तुम इन बीज को उस चीज के ऊपर छिड़क देना, जिसके बाद वो वस्तु बर्फ में बदल जाएगी। और ये बर्फ के लहंगे हैं। जैसे ही तुम्हारी बेटी इन लहंगों को पहनेंगी, इसके अंदर से बर्फ के टुकड़े निकलेंगे। उनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो और ये लहंगे जब भी तुम्हारी बेटियां पहनेंगी तो उनको गर्मी नहीं लगेगी। इतना कहने के बाद परी वहां से उड़ जाती है, जिसके बाद मदन जादुई पोटली और जादू बर्फ के लहंगे को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वो उन्हें अपनी 5 बेटियों को देता है। ये लो बेटियों, ये 5 लहंगे तुम्हारे लिए हैं। मदन की 5 बेटियों की आंखों में आंसू होते हैं। अरे ये क्या, तुम 5 रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी 5 बेटी उनकी मौसी के बर्ताव के बारे में उसे सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मदन को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, बहुत जल्द हमारा अच्छा वक्त आएगा और देखना, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। मदन इतना कह ही रहा होता है कि तभी गांव की एक सुष्मिता नाम की औरत उनके घर में आ जाती है। मदन भाई, जरा जो पर्दे मैंने सिलने के लिए दिए थे, क्या आपने वो सिल दिए हैं? सुष्मिता इतना कहती ही है कि तभी उसकी नजर मदन की 5 बेटियों के पकड़े हुए लहंगों के ऊपर पड़ती है, जो कि बर्फ के लहंगे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल ये तो बर्फ की तरह लग रहे हैं। अरे क्या ये सच में बर्फ के लहंगे हैं? हाँ बहन जी, ये 5 बर्फ के लहंगे हैं। सुष्मिता ये सुनते ही हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो मदन को अपनी बेटियों के लिए भी बर्फ के लहंगे सिलने का एक ऑर्डर देती है। तुम्हारी बेटियों के बर्फ के लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। मेरी बेटी की भी 1 महीने बाद शादी है। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए भी ऐसे यूनिक अच्छे डिजाइन वाले बर्फ के लहंगे तुम बनाओ। इसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे दूंगी। मदन ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब उसके पास जादुई पोटली तो थी ही, वो ऑर्डर ले लेता है, जिसके बाद वो पहले नॉर्मल लहंगे सिलता है और उनके ऊपर बाद में जादुई बीज डाल देता है। देखते ही देखते साधारण से लहंगे बर्फ के लहंगे में बदल जाते हैं। इसी के चलते वो खूब पैसा कमा लेता है और अपनी 5 बेटियों को उसकी शादी वाले दिन परी के दिए हुए जादुई बर्फ के लहंगे पहनाता है। तुम 5 तो बहुत सुंदर लग रही हो इन बर्फ के लहंगों में। पिताजी, आपको पता है, हम जब भी इस लहंगे को पहनकर टहलते हैं, इनके अंदर से बर्फ निकल आती है और ये लहंगे जरा भी गर्मी नहीं लगने देते। बेटी, मुझे सब पता है, यही तो इन जादुई लहंगों का कमाल है। अब देखना, तुम्हारी बारात में किसी को भी ठंडे पानी की कमी नहीं होगी। आखिर तुम्हारा लहंगे से इतनी बर्फ जो निकल रही है। मदन बहुत धूमधाम से अपनी 5 बेटियों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल विदा कर देता है और वो अपनी सिलाई की मदद से और जादुई बीज की मदद से बर्फ के लहंगे बेचता रहता है। इसी के चलते वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और अब वो अपनी 5 बेटियों की शादी के बाद भी उनकी बहुत मदद करता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता और उसकी 5 बेटियां अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं। पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से यहाँ आइए। क्या बात है हरीश जी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पुष्पा जी, मैं हमारे 5 बेटों का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। क्या बात है पिताजी, ये लड्डू किस खुशी में खिलाए जा रहे हैं? ये लो, तुम तीनों भी लड्डू खाओ भाई। तीनों खुश होकर लड्डू खाने लगते हैं। पिताजी, आप बात तो बताइए। मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। ये देखो, तुम्हारी होने वाली पत्नियों की तस्वीर। किसे पूछकर आपने हमारी शादी तय की पिताजी? हम ये शादी नहीं करेंगे। सुना आपने पुष्पा, ये क्या कह रहे हैं? अजी ठीक ही तो कह रहे हैं। ये जरा देखिए तो इन लड़कियों को कितनी काली कलूटी हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी काली लड़की हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो रिश्तेदारों में कितनी हंसी उड़ेगी हमारी। पुष्पा जी, इंसान की सुंदरता उसके रूप से नहीं बल्कि गुणों से देखी जाती है। तुम तीनों को अपनी मर्जी से शादी करनी है तो करो, मगर अर्जुन और यश की शादी अर्पिता और मेघा से होगी।
अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पुष्पा के 5 बेटों की शादी काले रंग की अर्पिता, मेघा और गोरे रंग लावण्या, काव्या और रिया से हो जाती है। अरे वाह, मेरे बेटों की पसंद तो एकदम जबरदस्त है। तीनों बहुएं एकदम चांद का टुकड़ा जो लाए हैं, और एक मेरे नास पति की पसंद 2 काली बहुएं ले आए हैं, और तो और एक फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं दिया इनके भिखमंगे मायके वालों ने। ओहो सासू माँ, दहेज के बदले चलता फिरता काला धन तो ससुराल भेज दिया है। इस तरह से पुष्पा की तीनों गोरी घमंडी बहुएं ससुराल के दरवाजे पर खड़ी बेचारी दोनों काली बहुओं की बहुत बेइज्जती करती हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और पुष्पा 5 कलश अपनी गोरी काली बहुओं के आगे रखती है। चलो अब इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। अब पहले गृह प्रवेश मेरी प्यारी गोरी बहुएं करेंगी, उसके बाद तुम करना। ओह हाउ सो स्वीट सासू माँ। फिर पुष्पा अपनी तीनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश करके उनके आगे आगे गुलाब के फूल बिछाते हुए उन्हें कमरे में छोड़ने जाती है, और वहीं बेचारी काली बहुएं बहुत देर तक दरवाजे पर ही खड़ी रहती हैं। अर्पिता दीदी, माँ जी अभी तक नहीं आई। आती होंगी मेघा। तभी पुष्पा वहां आती और अपनी दोनों काली बहुओं को दरवाजे पर ही खड़ा देखकर उन्हें सुनाने लगती है। अरे तुम दोनों काली कलूटी अभी तक यहीं खड़ी हो, पैर के जमीन में जम गए हैं? गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। अब क्या तुम्हारे स्वागत के लिए स्वर्ग से अप्सराएं बुलाऊं? अर्पिता और मेघा गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती हैं। तभी पुष्पा अपनी दोनों काली बहू के हाथों में झाड़ू और वाइपर देते हुए कहती है, ये लो वाइपर और झाड़ू, और दोनों अभी के अभी काम पर लग जाओ। माँ जी, हम दोनों बहुत थक गई हैं, सफाई हम सुबह कर देंगी। ज्यादा बहाने मत बना, वरना जिस दरवाजे से तुम दोनों का गृह प्रवेश करवाया वहीं से गेट आउट भी कर दूंगी। ये सुनकर अर्पिता भर आई आंखों से अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमारे गरीब माँ बाबू जी ने हमारी शादी बहुत मुश्किल से की है, और शादी के बाद तो एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका घर होता है। ज्यादा भाषण झाड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप काम करो। फिर पुष्पा काव्य के रूम में दूध लेकर जाती है। ओफो कबीर, जरा धीरे दबाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ओके बेबी, अब ठीक है? ची ची ची, ये आजकल की लुगाइयां अपने हस्बैंड से एकदम फ्रैंक होके खुल्लम खुल्ला बातें करती हैं। क्या करूं, दूध देने जाऊं कि नहीं? फिर पुष्पा दूध लेके अपनी गोरी बहू के कमरे में आती है, जहां कबीर काव्या के पैर दबा रहा होता है। अब माँ, आप यहाँ? ये क्या काव्या बहू तो मेरे बेटे से अपने पैर दबवा रही थी? पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है। ओह प्लीज सासू माँ, ये आपका जमाना नहीं है, और वैसे भी कबीर आपका बेटा था, बट नाउ ही इज माय हस्बैंड। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। अपनी गोरी बहू को इस तरह से घमंड में बातें करते देखकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है, और वो दूध रखकर चली जाती है। वहीं दोनों काली बहुएं देर रात तक सफाई करके सोती हैं और अगली सुबह जल्दी भी उठ जाती हैं। वहीं तीनों गोरी बहुएं देर से रेडी होकर कमरे से बाहर आती हैं। अरे आ गई मेरी तीनों प्यारी बहुएं, मगर बड़ी देर लगा दी। सो व्हाट सासू माँ, हमारी नई नई शादी हुई है और फिर हम मेकअप कर रही थी। इन बहन जी की तरह थोड़ी ऐसे ही आ जाते। वैसे तुम तीनों बहुत सुंदर लग रही हो। घर की बहू बनने के बाद आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तो तुम तीनों अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बना दो। बाकी का खाना ये दोनों काली बहुएं बना लेंगी। सासू माँ, ये फालतू के रिचुअल्स करने में हम तीनों बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। मगर रिया, ये रस्म है, क्या तुम तीनों हमारी माँ की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ओ प्लीज रणवीर, अब सासू माँ के साथ तुम शुरू मत हो। फाइन, बना रहे हम हलवा। ये बोलकर पुष्पा की तीनों गोरी घमंडी बहुएं गुस्से में किचन में आती हैं। माँ जी, हमें भी बता दीजिए हमें क्या बनाना है। ये रही खाने की लिस्ट, जाओ और जाकर ये सब बनाओ। मेघा और अर्पिता खुशी से खाना बनाने लगती हैं। वहीं गोरी बहुएं भुनभुनाते हुए हलवा बनाती हैं। कदम कबर में पढ़ने को है, मगर फरमाइश गाजर का हलवा खाने की है बुढ़िया की। देवरानी जी, ये तुम माँ जी के बारे में किस तरह से बातें कर रही हो? वो हमारी सास हैं। ओह हेलो मिस फ्यूज बॉक्स, मैंने तुमसे बात की क्या? नहीं ना, तो फिर अपनी काली जुबान बंद रखो। तीनों गोरी बहुएं गाजर का हलवा बना कर ले आती हैं। वहीं दोनों काली बहू भी अपना बनाया हुआ सारा खाना मेज पर परोसती हैं, जिसे खाकर हरीश खुश होकर कहता है, अरे वाह अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। जुग जुग जीती रहो बेटा। शुक्रिया ससुर जी। अरे रिया बहू, लावण्या बहू, काव्या बहू, ये कैसा कोयले जैसा जला हुआ हलवा बनाया है तुमने? सासू माँ, हम तीनों किसी 7 स्टार होटल के शेफ नहीं हैं,
और आपको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमने आपके लिए अपनी ब्यूटिन्स को खोकर ये हलवा बनाया है। लावण्य अपनी सास को मक्खन लगाने लगती है, जिसके बाद पुष्पा उन तीनों को शगुन में सोने का सेट देती है। ये लो मेरी प्यारी बहुओं, तुम तीनों की पहली रसोई का शगुन। आज शाम को तुम तीनों की मुंह दिखाई है, उसमें तुम यही पहनना। मैंने तुम तीनों की मुंह दिखाई के लिए महंगा सा लहंगा बनाया है। थोड़ी देर में पार्लर वाली आकर तुम्हें रेडी कर देगी। सासू माँ, आप हम तीनों से कितना प्यार करती हैं। अब तुम हो ही इतनी प्यारी। जहाँ एक तरफ पुष्पा अपनी तीनों गोरी बहू को शगुन के साथ मुंह दिखाई के लिए लहंगा देती है, वहीं काली बहू को कुछ नहीं देती। अर्पिता, माँ जी ने हमें तो मुंह दिखाई में पहनने के लिए लहंगा तो दूर, एक साड़ी भी नहीं दी। कोई बात नहीं मेघा, हम माँ की दी हुई साड़ी पहनेंगे, तू दिल छोटा मत कर। शाम को पांचों बहुओं की मुंह दिखाई शुरू होती है। जहाँ पुष्पा अपनी दोनों काली बहू को एक अलग कोने में बिठा देती है, वहीं अपनी गोरी बहू की गद्देदार सोफे पर उन्हें बिठाती है। बेटों की शादी की बहुत बहुत बधाई हो पुष्पा। शुक्रिया कामनी जी, आइए ना। फिर बारी बारी से वह सभी मुंह दिखाई करके तोहफे देती हैं। तभी वसुधा कहती है, अरे पुष्पा बहन, ये क्या सिर्फ 3 बहुओं की मुंह दिखाई, बाकी की 2 बहुएं वहाँ क्यों बैठी हैं? अरे पुष्पा बहन, अब काली बहू का भी कोई मुंह देखता है, क्या करना। मेरे घर की लक्ष्मी तो मेरी ये 3 गोरी बहुएं हैं। पुष्पा अपनी तीनों बहू की तारीफ कर रही होती है, तभी वहाँ मुंह दिखाई के बीच से उठकर वो घूंघट हटा देती है। लावण्या, काव्या, रिया बहू, क्या हुआ? तुम तीनों इस तरह से उठ क्यों गई? बस बहुत हो गया सासू माँ, अब हमसे और नहीं होगा। नमूना बना कर रख दिया है। इतनी देर से सभी के पैर छू रहे हैं, हम अपने कमरे में जा रही हैं अब। ऐसा मत करो, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ। हमने कहा ना सासू माँ, हटिए हमारे आगे से। ऐसा कहते हुए लावण्या अपनी सास को धक्का दे देती है और पुष्पा जमीन पर गिर जाती है। तभी अर्पिता और मेघा उसे संभालती हैं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? उठिए माँ जी। देख लिया पुष्पा, अभी कुछ देर पहले तुम अपनी जिन 3 बहुओं की तारीफ कर रही थी, वो तुम्हें धक्का देकर चली गई, और अपनी जिन दोनों बहुओं के बारे में इतना बुरा भला कह रही थी, वो तुम्हें उठा रही हैं। पुष्पा, तुमने अपनी तीनों बहुओं की सिर्फ सुंदर सूरत देखी, एक बार इन दोनों के दिल में भी झांक कर देख लिया होता कि इनके दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत भरी हुई है। वसुधा के तानों भरी बातें पुष्पा की आंखें खोल देती है। वो अपनी गलती पर पछताते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बहुओं, सच में मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ही गलत किया है। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं और मैंने तुम्हें जरा सा भी मान नहीं दिया, बल्कि तुम्हारा अपमान किया। माँ जी, हमारे लिए आप हमारी माँ हैं, तो फिर आपकी डांट बातों का क्या बुरा मानना। मैंने तुम दोनों का गृह प्रवेश तो ठीक से नहीं किया, मगर तुम्हारी मुंह दिखाई अच्छे से करना चाहती हूँ। चलो यहाँ बैठो। आखिर में पुष्पा दोनों काली बहुओं की मुंह दिखाई बहुत ही अच्छे से करती है, जिससे दोनों बहुत खुश होती हैं।